नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूजीसी नेट इनसाइट के यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर हम यूजीसी नेट हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और जिसकी शुरुआत हमने जून 2018 के क्वेश्चन पेपर से किया है और यह डिस्कशन हम जून 2023 तक के आए हुए क्वेश्चन पेपर तक करेंगे, जिससे कि आपको आने वाले यूजीसी नेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियरी होगा। चूँकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यूजीसी नेट के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं। तो इस संदर्भ में हम इस क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कर रहे हैं और जून 2018 से लेकर के और दिसंबर 2019 तक के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया है और इसका प्लेलिस्ट हमने इसी चैनल पे बना दिया है, वहाँ से आप जा कर के देख सकते हैं। ये हम जून 2020 का क्वेश्चन पेपर डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम क्वेश्चन पेपर यानी कि 100 क्वेश्चंस को 4 पार्ट में डिवाइड करके डिस्कशन कर रहे हैं। पहले पार्ट के अंतर्गत हमने 51 यानी 51 से 75 क्वेश्चन का डिस्कशन किया और सेकेंड पार्ट के अंतर्गत 76 से 100 क्वेश्चन का डिस्कशन किया है और थर्ड पार्ट के अंतर्गत हम ये वीडियो हमारा तीसरा पार्ट है। तो इसके अंतर्गत हम 101 यानी 101 क्वेश्चन से 125 क्वेश्चन तक डिस्कशन करेंगे। हम 25-25 क्वेश्चन के ग्रुप में लेकर के डिस्कशन कर रहे हैं, जिससे कि कंप्लीट डिस्कशन हो और इससे संबंधित जो भी भविष्य में क्वेश्चन बने वो भी इसी के साथ साथ डिस्कशन कंप्लीट कर लिया जाए। और ये पेपर चूँकि इसमें फर्स्ट पेपर भी इंक्लूड है तो उसके 50 क्वेश्चन शुरू में ही ऐड हैं और 51 से 150 क्वेश्चन तक इसके अंतर्गत हिस्ट्री के अंतर्गत हैं। तो अगर आप पेपर को डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं और साथ में जो एक्स्ट्रा पॉइंट लगे आप साथ ही नोट डाउन कर लें और आप इसका रिवीजन एग्ज़ाम के समय में करेंगे तो आपको मेरा वादा है कि आप बहुत ही बेहतर स्थिति में होंगे। तो चलिए जून 2020 के क्वेश्चंस का जो पार्ट 3 है, जिसमें 101 से 125 क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, तो उसको शुरू करते हैं। तो आज का क्वेश्चन नंबर 101 है, सुल्तान मोहम्मद तुगलक द्वारा जारी सांकेतिक मुद्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। यानी कि आपको बताना है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो सांकेतिक मुद्रा जो जारी किया गया था उसके संबंध में क्या सही है। ई है, बर्नी के अनुसार इन सांकेतिक सिक्कों के लिए जो धातु इस्तेमाल की गई थी वह तांबा था। बी, फरिश्ता कहता है कि वह कांस्य या पीतल था। सी जो है, दूसरे सिक्कों पर सिर्फ अरबी में लिखा गया था जबकि इन सांकेतिक सिक्कों पर फारसी में भी लिखा गया था। डी है, सांकेतिक सिक्कों पर लिखी इबादत को स्पष्ट और पठनीय बनाने पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। तो इसके लिए आपका कोड दिया गया है। पहला है ए, सी और डी सही है। दूसरा है ए, बी और सी सही है। तीसरा बी, सी और डी सही है और चौथा जो है केवल सी और डी सही है। तो आपके लिए ये कूट है और यहाँ से आप आंसर चुन सकते हैं। तो आपको आंसर देने के लिए 10 सेकंड का समय है, उसके बाद से हम इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा दूसरा, यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन सत्य हो जाएंगे, ए, बी और सी। अगर हम इसकी थोड़ी व्याख्या करते हैं तो मोहम्मद बिन तुगलक जो है दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने 1330 ईस्वी में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। 1330 यानी इसमें 1330 ईस्वी में इसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया और बर्नी का यह मत जो है मान्य नहीं है कि राजकोष खाली हो गया था और सुल्तान दिवालिया इसलिए सांकेतिक मुद्रा का प्रवर्तन करना पड़ा था। तो दूसरी ओर बर्नी का यह भी कथन जो है तर्कसंगत नहीं है कि सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद तुगलक की विश्व योजना का ही अंग थी। यद्यपि वित्तीय कठिनाइयाँ थी परंतु राजकोष खाली नहीं था। बर्नी के अनुसार चांदी का फरिश्ता के अनुसार पीतल का, तो सतीश चंद एवं मोहम्मद हबीब मौजूदों के अनुसार कांस्य का प्रयोग जो है
वो सांकेतिक रूप में किया गया था, यानी कि सांकेतिक सिक्के के रूप में 3 प्रकार के मिलते हैं। बर्नी कहता है कि चांदी, और जो सिक्का सांकेतिक जारी किया गया था वो चांदी का था। फरिश्ता कहता है वो पीतल का था, और सतीश चंद एवं मोहम्मद हबीब मोहम्मद कहते हैं कि यह कांसे का प्रयोग किया गया था। और इन प्रतीक सिक्कों पर अभिलेख जो है अरबी एवं फारसी दोनों भाषाओं में लिखी गई थी। बर्नी के अनुसार इस समय हिंदू का घर टकसाल बन गया था। तो इस प्रकार से जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सेकेंड, यानी ए, बी और सी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 102 यानी 102 है। ये क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, और डिस्कशन जो है कि हिंदी में हो रहा है। आप चाहें तो इंग्लिश से आप आंसर क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं और उस अनुसार आप आंसर देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अफगान राजतंत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? ए है, बहलोल के विपरीत सिकंदर लोदी ने राज सिंहासन पर बैठना शुरू किया, कोई भी दूसरा अमीर उसके बराबर नहीं बैठ सकता था। बी है, वह अभी भी समान हैसियत वालों में प्रथम के सिद्धांत में विश्वास करता था। सी है, अमीरों तथा आमजनों के सामने सुल्तान की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए उसने राज्य के दूर दराज के क्षेत्रों में राजकीय फरमान प्राप्त करने के लिए विस्तृत नियम बनाए। डी है, एक प्रभावशाली गुप्तचर व्यवस्था सुल्तान को राज्य और विशेषकर अमीरों की गतिविधियों में सूचित रखती थी। तो इसके लिए आपको कूट दिया गया है। पहला कूट है ए, बी और डी सही है, दूसरा है बी और डी सही है, तीसरा है ए, सी और डी सही है, और चौथा है बी और सी सही है। तो आपके लिए कूट दिया गया है और आपके पास 10 सेकेंड का समय है। आप इसका उत्तर दे सकते हैं, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या कर दूंगा। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा थर्ड, यानी ए, सी और डी जो है वो सही उत्तर होगा। ए, सी और डी। अगर हम इसकी व्याख्या की बात करें तो सिकंदर लोदी का जो है मूल नाम था निजाम खां। सिकंदर लोदी का मूल नाम निजाम खां था। और गुलरुखी यानी कि गुलाबी चेहरा, इसी उपनाम से वो कविता लिखता था। और बहलोल लोदी अपनी मृत्यु से पहले तीसरे पुत्र यानी निजाम खां को, जिसको सिकंदर लोदी भी कहा गया है, उसको अपना उत्तराधिकारी चुना। और सिकंदर लोदी ने गरीब तथा असहाय व्यक्तियों को अर्धवार्षिक, साप्ताहिक तथा दैनिक भत्ते एवं वित्तियाँ निश्चित की। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में आगरा में 1504 ईस्वी में आगरा नामक नगर की इसने स्थापना की और उसे अपनी राजधानी बनाया। और प्रत्येक रात जो है 70 विद्वान उसके सैया के पास बैठकर विभिन्न प्रकार की चर्चाएं करते थे। सिकंदर लोदी के संरक्षण में उसका वजीर जो मियाँ भुआ था, उसने संस्कृत भाषा में औषधि शास्त्र के एक ग्रंथ का तिब्बत सिकंदरी नाम से फारसी में अनुवाद किया। जो उसका वजीर था मियाँ भुआ, इसने संस्कृत भाषा के औषधि शास्त्र का एक ग्रंथ जो है उसको तिब्बत ए सिकंदरी नाम से फारसी में उसका अनुवाद किया था। और दिल्ली सल्तनत के राजवंशों में लोदी वंश अंतिम था, और बहलोल लोदी ने लोदी वंश के नाम से प्रथम अफगान राज्य की स्थापना की। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 और आज का तीसरा क्वेश्चन है, निजाम शाही राज्य में मलिक अंबर ने कृषि और राजस्व ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान सही हैं? ए है, मलिक अंबर ने भू राजस्व संग्रहण उगाही को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त की। बी है, उसने भू क्षेत्र का आकलन सरसरी निगाह द्वारा करने की शुरुआत की। सी, नज़र पानी के अंतर्गत जमीन को बागत और नाबूद में बांटा जाता था। और डी है, भू राजस्व की अधिकतम दर भूमि की उर्वरा शक्ति के आधार पर उपज का 1/4 से 2/3 हिस्सा हुआ करती थी। और इसके लिए आपको कूट दिया गया है। पहला है केवल ए, बी और सी सही है, दूसरा केवल बी, सी और डी सही है,
तीसरा केवल ए, बी और डी सही है, चौथा केवल ए, सी और डी सत्य है। आपके लिए 10 सेकेंड है, इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। उत्तर की बात करें तो इसका सही उत्तर है थर्ड, यानी कि ए, बी और डी जो है वो सत्य हो जाएगा। और इसकी थोड़ी व्याख्या करना हो तो उसको कर देता हूँ। मलिक अंबर जो है मूलतः अबिसिनियाई दास था और जिसे 3 बार दासता से मुक्त किया जा चुका था और बाद में वह अहमदनगर का वजीर बना। मलिक अंबर ने निजाम शाही राजवंश की शक्ति को प्रतिष्ठित किया और मुर्तज़ा को सुल्तान घोषित कर स्वयं शासन की कमान संभाल लिया और उसने मुगलों की अधीनता स्वीकार न करने का संकल्प लिया और छापामार युद्ध प्रणाली द्वारा मुगल प्रदेशों पर बार बार आक्रमण किया। और प्रशासन के क्षेत्र में मलिक अंबर का योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है और उसने दक्षिण में टोडरमल की भूमि व्यवस्था जो है के आधार पर रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया तथा भूमि को ठेके पर देने की प्रथा को समाप्त किया और अंत में शाहजहां ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ए, बी और डी सही है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 104, यानी आज का चौथा क्वेश्चन है। मुगल काल में परवांचाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो ए है, मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला आज्ञा पत्र है। बी है, इस पर राजकीय मुहर की जरूरत नहीं होती थी और ये सम्राट के पूर्व आदेशों के संदर्भ में जारी किए जाते थे और मुगल वंश के आरंभिक चरण में बेगमों और शहजादों की तनख्वाहों के निर्धारण के लिए परवांचा जारी नहीं किए जाते थे। तो आपको बताना है और इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है केवल ए और बी सही हैं, दूसरा है बी और डी सही हैं, तीसरा है ए, बी और सी सही हैं, चौथा है बी, सी और डी सत्य हैं। तो आपके लिए 10 सेकंड समय है, आप उत्तर दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए, बी और सी तीनों कथन सत्य हैं, जबकि डी जो कथन है वो ये गलत हो जाएगा। तो अगर हम इसकी व्याख्या करें तो मुगल काल में परवांचाओं के बारे में निम्न तीनों जो कथन है वो सत्य हैं कि मुगल साम्राज्य के अधिकारियों और मंत्रियों द्वारा जारी किया जाने वाला ये आज्ञा पत्र था और इस पर राजकीय मुहर की जरूरत नहीं होती थी। ये सम्राट के पूर्व आदेश के संदर्भ में जारी किए जाते थे और मुगल राज्य जो है कागजी राज्य भी कहलाता है। तो इनमें से कुछ कागजों के नाम हैं सियाहा हजूर, यानी जिसको कि दरबार की जो दिनचर्या होती थी उसके बारे में लिखा होता था, और कवजुल वसूल जो कोषाध्यक्ष के नाम आज्ञा पत्र होता था। इसको मैं नोट डाउन कर दे रहा हूँ। सियाहा हजूर, ये दरबार की दिनचर्या होती थी इसमें, और कवजुल वसूल ये जो था ये कोषाध्यक्ष के नाम का आज्ञा पत्र था, और तालिका जिसको संक्षिप्त दस्तावेज कहा जाता है और उसको तालिका कहा गया है, और पट्टा यानी कि हक या भू संपत्ति अधिकार से संबंधित प्रलेख है। तो इस प्रकार से ये कुछ नियम हैं। और सर्वप्रथम अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा बनाया था। तो एक ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, आप याद रखिएगा। तो अकबर ने फारसी को मुगलों की राजभाषा सर्वप्रथम बनाया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105, डाक प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, यानी कि इनमें से बताना है कि डाक प्रथा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। पहला है ए, अब्दुल हमीद लाहौरी लिखता है कि साम्राज्य का यह नियम था कि जिन मनसबदारों के पास हिंदुस्तान के किसी भी प्रांत में यदि जागीरें थीं, चाहे वे साम्राज्य में कहीं भी नियुक्त हों,
उन्हें अपने सवार ओहदे के एक तिहाई के बराबर घुड़सवार को पहचान के लिए लाना होता था। बी है, यदि वे बल्ख और बदख्शां में नियुक्त होते थे तो उन्हें सवार ओहदे के 5वें हिस्से के बराबर लाना होता था। सी है, बल्ख और बदख्शां से संबंधित यह नियम बाद में पूरे काबुल प्रांत में नियुक्त सभी मनसबदारों पर लगाया जाने लगा। और डी है, औरंगजेब काल में उत्तराधिकार में लिखे गए खुलासत उल सियाक ने इन नियमों की पुष्टि की है। तो इसके लिए आपको कोड दिए गए हैं। पहला है ए और बी सही है, दूसरा ए बी और ए सी और डी सही है, तीसरा है ए और सी सही है, चौथा है बी सी और डी सही है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि बी सी और डी सही है। जबकि ए जो है वो गलत है। अगर हम बात करें तो 1579 यानी कि 1579 ईस्वी में शासन के अपने 18वें वर्ष में अकबर ने दाग व तसहीहा यानी कि चेहरा तसहीहा, इसको चेहरा कहते हैं, तो दाग व तसहीहा प्रथा का प्रारंभ किया। और दाग प्रथा के अंतर्गत घोड़ों पर शाही मोहर का चिन्ह और एक मनसबदार का निशान दागा जाता था। प्रत्येक मनसबदार का निशान अलग अलग कर दिया जाता था जिससे वे एक दूसरे के घोड़े को तब्दील न कर सकें। और इसके लिए अकबर ने एक पृथक विभाग यानी कि दाग महाली की स्थापना की। और तसहीया जिससे कि चेहरा पहचान के अंतर्गत था, तो इसके अंतर्गत प्रत्येक सैनिक का हुलिया रखा जाता था। और अकबर ने शासनकाल के प्रत्येक वर्ष घोड़ों के साथ सामान के लिए मनसबदारों के वेतन में 1 माह का वेतन काट लिया जाता था। और शाहजहां तथा औरंगजेब के काल में खुराक ए दवाब यानी रसद ए खुराकी के नाम से वेतन की कटौती की जाती थी। तो इस प्रकार से जो है फोर्थ ऑप्शन सत्य हो जाएगा, यानी कि बी सी और डी सही होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 106, सिख गुरु गोविंद सिंह के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है, सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने युद्ध कला और आध्यात्मिक नेतृत्व दोनों में निपुणता हासिल की थी। बी है, सैन्य कार्रवाइयों को उचित ठहराने के लिए उन्होंने सिख मान्यताओं की पुनर्व्याख्या की। सी है, काबुल के गवर्नर शाहजादा मुअज्जम ने सिखों के साथ एक समझौता किया और उन्हें पनाह दी। डी है, शाहजादा मुअज्जम को अंततः आदेश मिला कि जिस सिख गुरु ने उनके राज्य में शरण ली है उसे वह राज्य से बाहर कर दें, लेकिन मुअज्जम ने यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। और इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है ए सी और डी सही है, दूसरा है बी और डी सही है, तीसरा है ए बी और सी सही है, चौथा है सी और डी सही है। आप 10 सेकंड ले सकते हैं और अपना उत्तर दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ए बी और सी यानी कि ए बी सी सही हो जाएगा, जबकि डी जो है वो गलत है। तो इस प्रकार से जो थर्ड ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह ये सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। और अगर बात करें इनके जन्म की तो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। और इन्होंने मरवोवाल के पास आनंदपुर नगर की स्थापना की और वहीं पर अपनी गद्दी स्थापित की। और गोविंद सिंह की 2 पत्नियां यानी कि सुंदरी एवं जीतू से 4 पुत्र उत्पन्न हुए, अजीत सिंह, जुझारू सिंह, जोरावर व फतेह सिंह। और गुरु गोविंद सिंह को सिरमौर के शासक मेदनी प्रकाश ने अपने यहाँ आमंत्रित किया, इसलिए ये सिरमौर पहुँचे। इन्हें पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत पसंद आया और इन्होंने हिमालय प्रदेश यानी पांटुआ नामक स्थान की स्थापना की। और यहीं पर इन्होंने हजारों सिख शिष्यों को सैनिक प्रशिक्षण दिया, यानी कि उनको लड़ाकू सैनिक बनाया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 107 और आज का 7वां क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ए है, एक आंदोलन के रूप में उन विभिन्न राजनीतिक झुकावों, विचारधाराओं और सामाजिक समूहों वर्गों को
सम्मिलित किया जब तक वे प्रजातांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रवाद के प्रति प्रतिबद्ध हैं। बी, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने जन आंदोलन को संगठित नहीं किया परंतु उन्होंने उत्पीड़कों के विरुद्ध वैचारिक संघर्ष चलाया। सी है, आरंभिक राष्ट्रवादी नेताओं ने प्रेस और वाक स्वतंत्रता के प्रत्येक उल्लंघन के विरुद्ध संघर्ष किया। और डी है, उन्होंने न्यायिक और कार्यकारी शक्तियों के पृथकीकरण के लिए संघर्ष किया और नस्ल भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। और इसके लिए आपको कोड दिया गया है। पहला है उपरोक्त चारों कथन सत्य हैं, दूसरा है बी और डी सही है, तीसरा है सी और डी सही है, चौथा है ए, बी और डी सही है। आप स्वयं उत्तर इसका दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा फोर्थ होगा, यानी कि माफ़ करिएगा फर्स्ट होगा, यानी कि चारों जो कथन दिए गए हैं कांग्रेस से संबंधित ये चारों कथन सत्य हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस की स्थापना की, तो कांग्रेस की स्थापना जो है 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था बम्बई में। और इसमें सदस्यों की संख्या 72 थी, यानी कि 72 इसमें सदस्य थे। और इसके संस्थापक जो हैं A.O. ह्यूम हैं और इसके अध्यक्ष जो थे वेमस चंद्र बनर्जी हैं। और कांग्रेस जो शब्द लिया गया है वो उत्तरी अमेरिका से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है लोगों का समूह। और कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन हुआ था 28 दिसंबर से 31 दिसंबर तक, ये 1885 में ये बम्बई के ग्वालियर टैंक स्थित गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में हुआ था। और प्रारंभ में इसका नाम भारतीय राष्ट्रीय संघ था और दादा भाई नौरोजी ने सुझाव दिया तो इसका नाम बदल करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया। और इसके प्रथम अधिवेशन में ज़्यादातर नेता एवं वकील थे। तो इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 108 यानी आज का 8वां प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन ने निम्नलिखित में से कौन से अलोकप्रिय विधायी तथा प्रशासनिक कदम उठाए? ए, कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, बी, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट, सी, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, डी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्ट, ई, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट। और इसके लिए आपको विकल्प दिया गया है। पहला है ए, बी और सी सही है, दूसरा सी, डी और ई सही है, तीसरा बी, डी और ई सही है, चौथा ए, बी और डी सही है। तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए, बी और सी सत्य है। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन के काल में कलकत्ता म्यूनिसिपल अमेंडमेंट एक्ट, इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट और इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पारित किया गया। और यह भारत का सर्वाधिक अलोकप्रिय वायसराय हम इसे कह सकते हैं। और 1899 से 1900 के बीच में अकाल पड़ा और इसके लिए कर्जन ने मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। और 1901 में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्क्री की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग की नियुक्ति की गई। और कर्जन इतिहास एवं पुरातत्व विद्वान था और देसी नरेशों के राजकुमारों के सैनिकों के लिए उसने इम्पीरियल कैडेट कोर की स्थापना की और 1905 में बंगाल का प्रथम विभाजन किया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 है, निम्नलिखित में से किस किसान नेताओं ने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि वे ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सकें? ए, कुंवर जी मेहता, बी, ईशान चंद्र राय, सी, भास्कर राव जाधव, डी, शशिपद बनर्जी और ई, द्वारिकानाथ गांगुली। और इसके लिए आपको पास विकल्प हैं। पहला है ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा सी और डी, चौथा है डी और ई। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि ए और बी सत्य है। तो
कुंवर जी मेहता, ईशान चंद्र राय ने भारत के विभिन्न किसानों के बीच संगठनात्मक कार्य आरंभ किया ताकि ब्रिटिश सरकार से अपनी शिकायतें कह सके। और शशिपाद बनर्जी एक सामाजिक कार्यकर्ता और ब्रह्म समाज के नेता थे। वह महिला विद्यालय, संयमी समाज और एक श्रमिक संगठन और भारत पत्रिका के संपादक और संस्थापक थे। द्वारिकानाथ गंगोपाध्याय समाज के ज्ञान और महिलाओं की मुक्ति के लिए अपने जीवन को समर्पित कर दिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1110 यानी आज का 10वां प्रश्न है। 1855 के संथाल विद्रोह के लिए निम्नलिखित में से कौन से लक्षण थे? ए, विद्रोह के क्षेत्र को दमन ए कोह कहा गया है। आदिवासी ने बाहरी लोगों को बाहर खदेड़ने का दृढ़ निश्चय कर रखा था। सी है, विद्रोहियों ने विदेशी सत्ता को पूरी तरह से ध्वस्त कर देने की घोषणा की। डी है, आदिवासियों के पास आधुनिक हथियार थे। ई, ग्वालों और लोहारों ने आदिवासियों का विरोध किया। तो इसके लिए आपको विकल्प दिया गया, पहला है ए, बी और डी सही है, दूसरा ए, बी और ई सही है, तीसरा ए, बी और सी सही है, चौथा बी, सी और ई सत्य है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए, बी और सी सत्य है। अगर हम बात करें आदिवासियों के संथाल विद्रोह की बात करें तो ये 1855 से 1856 ईस्वी तक हुआ और इसके प्रमुख नेता सिद्धू और कान्हू थे। और इस क्षेत्र की अगर बात करें तो उसको दामन एक्को कहा गया है। और आदिवासियों ने विद्रोह में संथाल का विद्रोह जबरदस्त था। और ये जो क्षेत्र था दामन एक्को, वो भागलपुर से राजमहल तक का क्षेत्र था जो भूभाग संथाल बाहुल्य था। और 1793 यानी कि 1793 ईस्वी में स्थायी बंदोबस्त से इनकी ज़मीनें छीन ली गई और संथाल लोगों ने भूमिकर अधिकारियों के दुर्व्यवहार, पुलिस के दमन तथा जमींदारों एवं साहूकारों को वसूलियों के लिए विरुद्ध विद्रोह किया। और 30 जून 1855 ईस्वी को भगनी डी से में लगभग 6000 से अधिक आदिवासी इकट्ठे हुए और विदेशियों के राज्य को समाप्त करने के लिए विद्रोह करने का निर्णय लिया। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 111 यानी आज का 11वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ए है, साम्राज्य एवं प्रांतीय विधान परिषदें 1882 तक पूर्णतया मनोनीत निकाय हुआ करती थी। बी है, 1892 यानी 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट से पूर्व विधान परिषदों को बजट पर चर्चा करने और प्रश्न पूछने की सांविधिक शक्तियाँ प्रदान की गईं। और सी है, इल्बर्ट विधेयक पर मचा तूफान श्वेत नस्लवाद की सर्वाधिक उग्र अभिव्यक्ति थी, यद्यपि यह कोई एकाकी मामला नहीं था। डी है, 1909 पार्लियामेंटो सुधार ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन प्रदान किया। और इसके लिए विकल्प दिया गया, पहला है ए, बी और डी सही है, दूसरा बी और डी सही है, तीसरा सी और डी सही है, चौथा ए और सी सही है। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी ए और सी सही है। पार्लियामेंटो 1909 में नहीं द्वैध डाला गया बल्कि 1919 में प्रदान किया गया, तो ये कथन गलत हो जाएगा। और विकल्प में इस प्रकार से ए और सी बचता है, तो ये सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 112 यानी आज का 12वां क्वेश्चन है। भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए नेहरू की हिचकिचाहट को निम्नलिखित में से किनका समर्थन प्राप्त था? ए, महात्मा गांधी, बी, वल्लभ भाई पटेल, सी, EMS नंबूदरीपाद, डी, सी, राजगोपालाचारी। और इसके लिए आपको कोड दिया गया, पहला है ए और बी, दूसरा है ए और सी, तीसरा है ए, बी, सी और चौथा है बी और डी। इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी बी और डी जो है ऑप्शन वो सत्य हो जाएगा। भाषाई राज्यों को उग्र समर्थकों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में एक समिति नियुक्त की जिसकी सदस्य जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल और कांग्रेस के अध्यक्ष पट्टाभी सीतारामैया थे। और इस समिति ने भी भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विरुद्ध सलाह दिया।
और समिति का मानना था कि इस समय देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक संपन्नता पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए, परंतु इसके साथ ही कांग्रेस नेतृत्व इस सवाल पर लोकप्रिय मांगों का विरोध भी नहीं की थी। इसमें जेवीपी यानी कि नेहरू, पटेल और पटाभी सीतारामैया रिपोर्ट के बाद पूरे देश में राज्यों के पुनर्गठन के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया और नेहरू ने अगस्त 1953 यानी 1953 ईस्वी में एक और राज्य पुनर्गठन आयोग नियुक्त कर दिया, जिसके सदस्य जस्टिस फजल अली, के.एम. पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू बनाए गए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 113 यानी आज का 13वां क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए है, स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा 7 अगस्त 1904 को की गई थी। बी, इस आंदोलन के दौरान गणपति और शिवाजी उत्सव जैसे पारंपरिक लोकप्रिय उत्सव और जावा जैसे पारंपरिक लोक रंगमंचों के रूप में व्यापक रूप से रचनात्मक प्रयोग किया गया। सी है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1905 में बनारस में हुए अपने सत्र में स्वदेशी के आह्वान को स्वीकार करने से मना कर दिया था। डी है, बहिष्कार की तकनीकों में विदेशी वस्तुओं, सरकारी विद्यालय, न्यायालयों, पदवियों और सरकारी सेवाओं का बहिष्कार शामिल था। तो इसके लिए आपको कोड दिया गया है, पहला है बी और डी सही है, दूसरा ए बी सी सही है, तीसरा बी और सी सही है, चौथा सी और डी सही है। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि बी और डी सत्य है। ये 1904 में नहीं होकर के बल्कि 1905 में हुआ था और 20 जुलाई 1905 को जो है बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा की गई थी और उसके परिणाम स्वरूप 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई। तो जो है ए गलत हो जाएगा, बी सत्य हो जाएगा। और इसी बैठक में जो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई थी 7 अगस्त 1905 को, तो इस बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार का प्रस्ताव शामिल किया गया था और इस बंग भंग आंदोलन को सबसे अधिक सफलता विदेशी मालों के बहिष्कार से मिली और औरतों ने विदेशी चूड़ी पहनना, विदेशी बर्तन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया था। और इस आंदोलन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि महिलाओं ने इसमें सक्रिय रूप से भाग लिया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 114 यानी आज का 14वां क्वेश्चन है, पूर्वाग्रह और वस्तुनिष्ठता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, इतिहास लेखन में वस्तुनिष्ठ व्याख्याएं वे हैं जो परिशुद्धि, व्यापकता, संगति और खुलेपन की तार्किक कसौटी पर खरी उतरती हों। बी है, यदि ऐतिहासिक व्याख्या दुर्घटनावश गलती से असावधानी के कारण होती है तो इसे पूर्वाग्रह नहीं मात्र गलती कहा जाता है। और सी है, पूर्वाग्रह ग्रसित इतिहास में त्रुटियां दुर्घटना नहीं वरन सो उद्देश्य है। और डी है, पूर्वाग्रह ग्रसित विवरण बहुधा अपने विषय का एक पक्षीय वर्णन प्रस्तुत कर अनुचित होते हैं। तो इसके लिए विकल्प हैं, पहला है ए बी और डी सही है, दूसरा ए बी सी और डी सही है, तीसरा है सी और डी सही है, चौथा है ए और डी सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा फोर्थ, यानी कि जो चारों ऑप्शन हैं वो चारों सत्य हैं। ऐतिहासिक वस्तुनिष्ठता की समस्याएं जो हैं जटिल एवं गंभीर हैं और इतिहासकार अतीत का चित्रण किसी विशेष दृष्टिकोण, अवधारणा, संस्कार, व्यक्तिगत ईर्ष्या तथा भ्रांति के परिवेश में करता है। ओकसार्ट के अनुसार इतिहासकारों का पूर्वाग्रही स्वाभाविक है और मातृभूमि के प्रति स्नेह तथा निष्ठा का परित्याग कोई भी इतिहासकार नहीं कर सकता। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 115 यानी आज का 15वां क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेज विद्वानों की आरंभिक पूर्वदेशीयता यानी ओरिएंटलिज्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन से कथन सही हैं? ए है, संस्कृत, ग्रीक और लैटिन के बीच भाषाई संबंध स्थापित कर विलियम जोन्स ने भारत को क्लासिकी पश्चिम के समान प्राचीनता से विभूषित किया। बी है, आरंभिक पूर्व देशीय परंपरा का मूल सिद्धांत था कि विजित जनता को ब्रिटेन की विधिक परंपराओं से शासित किया जाता था। सी है, भारतीय रीति रिवाजों और कानूनों के संबंध में आरंभिक पूर्व देशीय अध्ययनों का उद्देश्य भारतीय समाज की बर्बर स्थिति को दर्शाना था।
और डी है पूर्व देशी परंपरा के आरंभ से आगे चलकर कलकत्ता मदरसा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना हुई। तो इसके लिए विकल्प दिए गए हैं, पहला है ए, बी और सी सही हैं, दूसरा है ए और डी सही हैं, तीसरा बी, सी और डी सही हैं, चौथा सी और डी सही हैं। इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा सेकंड, यानी ए और डी सत्य हैं। कला, इतिहास, साहित्य और सांस्कृतिक अध्ययन में पूर्वी दुनिया में ओरिएंटलिज्म पहलुओं की नकल या चित्रण है। ये चित्रण आमतौर पर पश्चिम के लेखकों, डिजाइनरों और कलाकारों द्वारा किए जाते हैं और विशेष रूप से ओरिएंटलिस्ट पेंटिंग अधिक विशेष रूप से मध्य पूर्व का चित्रण 19वीं शताब्दी की अकादमिक कला की विशिष्टताओं में से एक थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 116 यानी आज का 16वां क्वेश्चन है। यहाँ सूची 1 और सूची 2 दी गई है और एक तरफ पुरातात्विक स्थल और प्रदेश दिए गए जिनको मैच कराना है। तो जोरवे जो संस्कृति है उसका संबंध है महाराष्ट्र से। ए का सेकेंड। कायथा जो थी वो कायथा का संबंध है मध्य प्रदेश से। बी का थर्ड। और ओजियाना का संबंध जो है, ओझियाना जिसको कहा जाता है, इसका संबंध राजस्थान से है। सी का फोर्थ। और रोजदी यानी कि गुजरात से संबंध है, तो यानी कि पहला विकल्प सत्य हो जाएगा। जोरवे संस्कृति की बात करें तो ये 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व, यानी कि जो जोरवे संस्कृति है वो 1400 ईसा पूर्व से 700 ईसा पूर्व की है। और ताम्रपाशालिक संस्कृति के सबसे अधिक स्थल जो है पश्चिमी महाराष्ट्र से प्राप्त हुए हैं। यहाँ के प्रमुख उत्खनन स्थलों में दायमाबाद, जोरवे, नेवासा, चंदौली, सोनगांव और इनाम गांव हैं। बात करें कायथा की तो चूँकि यह इस संस्कृति का प्रमुख स्थल था इसलिए मालवा की संस्कृति को कायथा संस्कृति भी कहा जाता है। और कायथा की खोज जो है B.S. वांकड़कर द्वारा किया गया था। B.S. वांकड़कर द्वारा। किया गया था। जो रोजदी है ये गुजरात के सौराष्ट्र जिले में स्थित है और यहाँ से रोजदी से हाथी के अवशेष मिले हैं। और ओजियाना, यह राजस्थान में ओजियाना सभ्यता जो है भीलवाड़ा जिले के बदनौर के पास खारी नदी के तट पर स्थित यह स्थल ताम्रयुगीन आहार की संस्कृति से संबंधित है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 117 यानी आज का 17वां क्वेश्चन है। यहाँ भी सूची 1 को 2 से मिलाना है और एक तरफ वैदिक कालीन नदी दी गई हैं और उनके वर्तमान नाम दिए गए हैं। अस्किनी का संबंध जो है उसका संबंध चेनाब से है। और ए का सेकेंड। और परुष्णी यानी कि परुष्णी रावी नदी से संबंधित है, तो बी का थर्ड। और सुतुद्री नदी सतलज को कहा गया है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और डी का 1। बिपाशा यानी कि व्यास नदी से संबंध है। तो अगर हम बात करें कि वेदों में नदी के उल्लेख के बारे में बात करें तो ऋग्वेद में केवल हिमालय एवं मुजवंत, जिसको संबंध कश्मीर से है, तो मुजवंत पर्वत का उल्लेख मिलता है। और मुजवंत में सोम प्रचुरता से उत्पन्न होता था। और ऋग्वेद में लगभग 40 नदियों के नाम हैं। 40 नदियों के नाम हैं लगभग ऋग्वेद में। और वहीं 10वें मंडल में 42 नदियों की बात की गई है। ऋग्वेद में टोटल 40 नदियाँ हैं, जबकि ऋग्वेद के 10वें मंडल में केवल 42 ऋग्वेद के 10वें मंडल में 42 नदियों की बात की गई है। और ऋग्वेद के नदी सूक्त में 21 नदी, ऋग्वेद का एक जो नदी सूक्त है उसमें 21 नदियों की बात की गई है नदी सूक्त में। यानी 40 के नाम है पूरे ऋग्वेद में मिलते हैं, जबकि 42 नदियों की बात की गई है और 21 नदी का उल्लेख जो है नदी सूक्त में मिलता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118 यानी आज का 18वां क्वेश्चन है। यहाँ भी सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ महाजनपद है और दूसरी तरफ उसकी राजधानी है।
अस्मक की जो राजधानी हो जाएगी वो हो जाएगी पोटन। ए का थर्ड और ए का थर्ड यानी कि थर्ड हो जाएगा। और चेदी, चेदी यानी कि सुक्तिमती, बी का फोर्थ। और दक्षिण पांचाल का संबंध जो है वो काम्पिल्य से है, तो सी का वन और डी का सेकेंड। सूरसेन का मथुरा से, तो इस प्रकार से सही विकल्प हो जाएगा थर्ड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 119 यानी आज का 19 क्वेश्चन, 19वां क्वेश्चन है। सूची एक को दो से मिलाना है, एक तरफ पद है और दूसरे तरफ उसके प्रभारी की बात की गई है। तो अमीर ए कोही, अमीर ए कोही का संबंध जो है कृषि का प्रभारी अधिकारी है अमीर ए कोही, तो ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि ए थर्ड और फोर्थ दोनों में है। और अमीर ए आखुर, अमीर ए आखुर का संबंध जो है वो है घोड़ों का कमान अधिकारी, यानी कि बी का फोर्थ हो जाएगा, तो बी का फोर्थ हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। और इस प्रकार से बरीद जो है बरीद हो जाएगा खुफिया अधिकारी और दबीर हो जाएगा सचिव, तो इस प्रकार से फोर्थ ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 120 यानी कि आज का 20वां प्रश्न है। एक तरफ सूची 1 है, दूसरी तरफ सूची 2 है। एक तरफ चित्रकला तकनीक है और उसका अर्थ दिया गया है। चित्रकला तकनीक और अर्थ है, खत का जो संबंध है वो हाशिया से है, यानी ए का फर्स्ट हो जाएगा। और तरह यानी कि रेखांकन, रेखा चित्र आरेख को कहा जाता है। रंग मोजी जो है रंग मिश्रण रंगाई है। और शम्स जो है अलंकृत शीर्ष है, यानी कि चारों के चारों विकल्प सम्मिलित हैं, तो इसके लिए विकल्प ए बी यानी कि फोर्थ ऑप्शन जो है इसके लिए सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 121 यानी आज का 21वां प्रश्न है। सूची एक को दो से मिलान करना है, एक तरफ स्रोत हैं और उससे संबंधित विषय दिए गए हैं। गुनियात उल मुनिया, गुनियात उल मुनिया का संबंध फिरोज तुगलक के काल में संकलित एक संगीत ग्रंथ से है, तो ए का फर्स्ट हो जाएगा। और फतवा ए जहांदारी का जो है राजनीतिक दर्शन प्रणाली से संबंधित थी, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और आदाब उल हरबया सुजात, तो इसका जो संबंध है इसका संबंध है युद्ध कला से संबंधित है, तो सी का थर्ड हो जाएगा और डी का फोर्थ, यानी खजाइनुल फुतू का संबंध अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियान का विवरण है, तो इस प्रकार से जो सेकेंड ऑप्शन है ये सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 122 और आज का 22वां क्वेश्चन है। एक तरफ समाचार पत्र हैं और उसके संपादक हैं। फ्री हिंदुस्तान, फ्री हिंदुस्तान का संबंध जो है तारक नाथ दत्त से है। और इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का संबंध जो है और श्याम कृष्ण वर्मा से है, तो ए का थर्ड, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, ए का थर्ड और बी का फर्स्ट, सी का सेकेंड हो जाएगा। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ ये एनी बेसेंट से संबंधित है, जबकि बॉम्बे क्रॉनिकल बिजी हॉर्निमैन से है, तो इस प्रकार से थर्ड ऑप्शन सत्य हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123 और आज का 23वां क्वेश्चन है। एक तरफ चित्रकार हैं, उनकी चित्रकला शैली दी गई है, तो अवनींद्रनाथ टैगोर हैं और उनका संबंध है सामान्य वस्तुओं और घटनाओं का कल्पना फंतासी के जादूगर के साथ सम्मिश्रण किया है, तो जो है वो हो जाएगा ए का सेकेंड। और रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये अपनी चित्रकारी में भोलेपन और परिष्करण को मोहक तरीके से इन्होंने चुना है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। नंदलाल बोस जो हैं विश्व परंपराओं के विविध पक्षों से सीखकर अपनी चित्रकला में उनका सम्मिश्रण किया है, तो इसका फर्स्ट हो जाएगा। और जेमिनी राय यानी कि एक व्यक्तिगत शैली विकसित की जो
ग्राम्य परंपरा के निकट थी। तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा फोर्थ। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 124 और आज का 24वां क्वेश्चन है। एक तरफ इतिहासकार हैं और दूसरी तरफ उनकी रचनाएं हैं। तो जॉर्ज विलियम के जो हैं इनकी है बुक का नाम है ए हिस्ट्री ऑफ द सिपाही वॉर, ए का फोर्थ। एडवर्ड जे थॉमसन जो है इनकी पुस्तक का नाम है द अदर साइड ऑफ द मेडल, बी का थर्ड हो जाएगा। और एसन सेन की है 1857, सी का सेकेंड। और डी का जॉर्ज मैकमनसन की जो पुस्तक है द इंडियन म्यूटिनी इन पर्सपेक्टिव। तो इस प्रकार से जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सत्य हो जाएगा। चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन यानी कि आज के 25वें क्वेश्चन की तरफ। एक तरफ विप्लव दिया गया है और उसके प्रमुख नेता दिया गया है। तो रामोसी जो विप्लव हुआ था, तो विप्लव को विद्रोह भी कहते हैं। तो जो रामोसी विद्रोह हुआ था उसके नेता जो हैं चित्तूर सिंह हैं। तो ए का हो जाएगा थर्ड। और बी जो है कोल विप्लव यानी कोल विद्रोह के नेता बुद्ध भगत थे, तो बी का सेकंड हो जाएगा। और सी कच्चा नाग विप्लव जो है उसके शंभुधन है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। और औरंग विप्लव के जत्रा भगत हैं। तो इस प्रकार से जो है फर्स्ट ऑप्शन सत्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जून 2020 के क्वेश्चन का तीसरा पार्ट हम डिस्कशन कर लिए हैं। और ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही आपका कोई सुझाव हो तो उस सुझाव को ज़रूर बताइएगा। हम अगले वीडियो में उसमें सुधार करने के लिए या आपके सुझाव को अगले वीडियो के माध्यम से डिस्क्राइब करेंगे या व्याख्यायित करेंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।